औरत हमेशा की तरह मेरी कब्र खोद रही थी। उसने मेरी सड़ चुकी लाश को अपनी बाहों में भर लिया और पागलों की तरह मुझे चूमने लगी। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। थोड़ा इंतजार करना, मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रही हूँ। अपने हाथों से मेरे दुश्मनों का अंत करने के बाद निंगशी ने अपनी सबसे सुंदर शादी की ड्रेस पहनी और मेरे साथ बर्फ के क्रिस्टल वाले ताबूत में लेट गई। फेंक, मैं तुम्हारे पास आ गई हूँ। तुम्हारे साथ मर पाना सच में सबसे बड़ी खुशी है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि जिस बीमार और सन की महिला सीईओ से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता था, वही इस दुनिया में अकेली इंसान थी जो मुझसे सच्चा और बेइंतहा प्यार करती थी। जब मेरी आंख खुली तो मैं उस समय में लौट चुका था जब मैं मेई लियांगशिन से अपने प्यार का इजहार करने वाला था। मेई लियांगशिन शर्माते हुए मेरी तरफ देखने लगी। भैया चिन फेंक, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? उसने मन ही मन सोचा, बस ये हाँ कह दें, फिर मैं और चिन शो भैया अपनी योजना शुरू कर देंगे। मुझे चुप देखकर उसने पूछा, भैया चिन फेंक, आपकी तबीयत तो ठीक है? तभी अचानक तेज ब्रेक की आवाज ने उस पल की खामोशी तोड़ दी। मेरे पीछे एक लग्जरी कार आकर रुकी। वह आ गई थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं निंगशी के सामने ही मेई लियांगशिन को खूब खरी खोटी सुनाने और उसे जोरदार थप्पड़ मारने ही वाला था कि निंगशी ठंडे चेहरे के साथ कार से उतरी और बिना कुछ कहे मेरी गर्दन पर वार कर दिया। बेहोश होने से पहले मेरे दिमाग में सिर्फ 3 सवाल घूम रहे थे। ये क्या हुआ? मेई लियांगशिन भी घबरा गई। ये कौन है? न जाने क्यों उसे अचानक अपने आसपास मौत जैसा ठंडा एहसास होने लगा। निंगशी ने हथियार समेटा, मेरी तरफ दोबारा देखे बिना मुझे अपनी बाहों में उठाया और कार में बैठा लिया। अगर मेई लियांगशिन उस इंसान की परवाह की वजह न होती तो वह अभी तक मर चुकी होती। लग्जरी कारों का काफिला तेजी से वहां से निकल गया। तब जाकर मेई लियांगशिन को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। इतने सारे बॉडीगार्ड, इतना बड़ा काफिला, क्या चिन फेंक का इस औरत ने अपहरण कर लिया? उसने पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी उंगलियां अचानक रुक गईं। रुको, अगर चिन फेंक मर गया तो उसकी सारी हिस्सेदारी अपने आप उसके परिवार को मिल जाएगी। तो फिर चिन शो भैया। रात का समय था। अंधेरे कमरे में एक नरम आवाज गूंजी, आप फेंक, मेरा मन करता है तुम्हारी आंखें निकालकर उन्हें हमेशा के लिए संभाल कर रख लूं, ताकि तुम्हारी नजरों में सिर्फ मैं ही रहूं। मेरे गाल पर किसी ठंडी चीज का स्पर्श महसूस हुआ। अगर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूं तो तुम कभी भाग नहीं पाओगे, है ना? मैंने झटके से आंखें खोल दी। मेरे सामने वही बेहद खूबसूरत चेहरा था और वे हल्की लाल आंखें। निंगशी बिना किसी झिझक के मेरे ऊपर लेटी हुई थी। एक हाथ से वो मेरे गाल को सहला रही थी और दूसरे हाथ में बर्फ जैसी ठंडी छुरी पकड़े हुए थी जो धीरे धीरे मेरी छाती पर घूम रही थी। वह दांव लगा रही थी। अगर वह मुझे पूरी तरह अपना बना पाई तो सब ठीक, लेकिन अगर नाकाम रही तो वह मेरा दिल निकालकर अपने शरीर में लगा लेगी। मेरे पैरों में भारी खिंचाव महसूस हुआ। जैसा मैंने सोचा था, मैं फिर से लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था। मेरे सीने में अनगिनत भावनाएं उमड़ पड़ी। मेरी आंखों से एक आंसू बह निकला। आखिरकार मैं तुम्हें फिर से देख पाया। हल्की रोशनी में निंगशी ने वह आंसू देख लिया। आप फेंक, क्या तुम डर गए हो? तुम थोड़े आज्ञाकारी क्यों नहीं बन सकते? मैंने जंजीरों की परवाह किए बिना हाथ उठाया और इस औरत को, जो मुझसे जान से भी ज्यादा प्यार करती थी, कसकर गले लगा लिया। निंगशी का पूरा शरीर एक पल के लिए सख्त हो गया। आप फेंक, फिर से कोई चाल चल रहे हो? बेकार है। आज रात तुम सिर्फ मेरे हो। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं हमेशा सिर्फ तुम्हारा ही रहूंगा। निंगशी ने भौहें सिकोड़ ली। उसे लगा मैं भागने के लिए ऐसा नाटक कर रहा हूँ। आखिर पहले तो मेरा उसका छूना भी पसंद नहीं था। अगर ऐसा है तो मुझे साबित करके दिखाओ। इतना कहते ही उसने जबरदस्ती मेरे होंठों को चूम लिया। इस बार मैंने उसे दूर नहीं धकेला, बल्कि पूरे दिल से उसका साथ दिया। निंगशी, मैं तुम्हें चाहता हूँ। उसके हाथ की छुरी जमीन पर गिर गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने सही सुना है। फेंक, तुम मुझे चाहते हो? अगली सुबह मैं चुपचाप उसे देखता रहा। निंगशी ने मुझे घूरते हुए पूछा, कुछ बोलते क्यों नहीं? उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उसे अपनी बाहों में और कसकर भर लिया। निंगशी, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही उसने फिर मेरे होंठ चूम लिए। उसे डर था कि कहीं मेरे मुंह से इनकार का एक भी शब्द न निकल जाए। यह चुंबन पहले से भी ज्यादा उग्र था, मानो वह मुझे पूरी तरह अपने अंदर समा लेना चाहती हो। मैंने भी उसका पूरा साथ दिया, लेकिन तभी मेरे कंधे में तेज दर्द उठा। उसने दांतों से मुझे काट लिया था। खून धीरे धीरे बहने लगा। वह मेरे शरीर पर अपना निशान छोड़ना चाहती थी। अगर कल रात तुमने मुझसे झूठ कहा था तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगी। मैं कांप उठा। मैं अच्छी तरह जानता था कि यह पागल औरत जो कहती है वह करके दिखाती है। मैंने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, अब से मैं सिर्फ तुम्हारा हूं। भले ही उस पल यह उसके लिए एक सपना जैसा था, लेकिन निंगशी ने उसे पूरे दिल से स्वीकार कर लिया। तो फिर तुम कल मेई लियांगशिन के पास क्या कहने गए थे? मैं एक पल के लिए चुप रह गया। पिछले जन्म में इसी इजहार मोहब्बत ने निंगशी को पूरी तरह भड़का दिया था और वह पहले से भी ज्यादा बेकाबू हो गई थी। लेकिन अब मैं समझ चुका था, निंगशी सिर्फ मुझे चाहती थी। इसमें उसकी क्या गलती थी? अगर मैं उसे अपना दिल दे दूं तो क्या बुरा है? निंगशी, कल मैं उसके पास उससे सारे रिश्ते खत्म करने गया था। मैं उससे बिल्कुल प्यार नहीं करता। निंगशी ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मैं इतना घटिया झूठ मान लूंगी? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले मैं अंधा था, लेकिन अब मुझे सब साफ दिखाई देने लगा है। तुम ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत हो। निंगशी की आंखें और गहरी हो गईं।
जैसे वह मेरे मन की हर बात पढ़ चुकी हो। क्या तुम्हें लगता है कि इतना कह देने से मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? अगर दोबारा मेई लियांगशिन के पास गए तो मुझे उसे मारकर उसका नमूना बनाकर सजाने में जरा भी हिचक नहीं होगी। फिर हर रात उसे दिखाऊंगी कि मैं तुम्हें कैसे अपना बनाती हूँ। अगर ये पिछले जन्म की बात होती तो मैं डर जाता, लेकिन अब मुझे सिर्फ उसके लिए दर्द महसूस हुआ। मैंने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी गर्माहट को महसूस करने लगा। निंगशी भी मेरे साथ यूं बिना किसी दूरी के लिपटकर बेहद खुश थी। आप फेंक, मुझे निंगशी कहकर बुलाओ, मुझे चूमो। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खो गए। आखिरकार मैं थककर गहरी नींद में सो गया। जब दोबारा आंख खुली तब दोपहर हो चुकी थी। बिस्तर पर मेरे अलावा कोई नहीं था। मेरी कलाई में बंधी लोहे की जंजीर भी गायब थी। मेरी नजर बेडसाइड टेबल पर रखी एक छोटी सी मरहम की शीशी पर पड़ी। मैं मुस्कुरा दिया। वह निंगशी की खुद बनाई हुई खास मरहम थी, जिसका असर कमाल का था। पिछले जन्म में मैंने इसका न जाने कितनी बार इस्तेमाल किया था। आईने में देखा तो गर्दन पर दांतों के निशान से हल्का खून रिस रहा था। बाहों और पीठ पर नाखूनों के गहरे खरोंच साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन मुझे जरा भी दर्द नहीं हुआ। उल्टा मैं मुस्कुरा उठा। इस पागल मगर दीवानी औरत की ये हरकतें पिछले जन्म की कैद और यातनाओं के सामने कुछ भी नहीं थीं। अगर वह अपने निशान छोड़ना चाहती है तो छोड़ने दो। मैंने मरहम की बोतल उठाई और बिना इस्तेमाल किए दराज में रख दी। कमरे से बाहर निकलते ही बुजुर्ग बटलर फूबो तुरंत मेरे पास आ गए। चेहरे पर मुस्कान लिए उन्होंने पूछा, युवा मालिक, खाना लगवा दूं? पूरे घर में पिछले जन्म में सिर्फ यही बुजुर्ग थे जिन्होंने सच्चे दिल से मेरी चिंता की थी। मैंने पूछा, निंगशी कहाँ है? मैडम कंपनी चली गई हैं। मैंने सिर हिलाया और आदत के मुताबिक छोटे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। पहले मैं निंगशी से बचने के लिए कभी बड़े डाइनिंग टेबल पर नहीं बैठता था। आखिरकार उसने पूरी हवेली का डाइनिंग एरिया ही एक व्यक्ति के हिसाब से बदलवा दिया था। अब सोचता हूँ तो उस समय वाले खुद को जोरदार थप्पड़ मारने का मन करता है। मैं अभी बैठा ही था कि नौकर एक काले रंग का गर्म सूप लेकर आया। उसकी खुशबू इतनी तेज थी कि सीधे दिमाग तक पहुंच गई। फूबो मुस्कुराकर बोले, ये मैडम ने खास तौर पर आपके लिए बनवाया है, ताकत बढ़ाने वाला टॉनिक सूप। मेरे होंठ फड़क गए। ताकत बढ़ाने वाला? मैं, एक जवान और पूरी तरह स्वस्थ आदमी, और मेरी अपनी पत्नी को लगता है कि मैं कमजोर हूँ। ले जाऊं इसे? मैं नहीं पीने वाला। चाहे मैं यहाँ से कूद जाऊं, लेकिन इस सूप की एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। इतना कहकर मैं सिर झुकाकर चावल खाने लगा, जैसे वह सूप वहां रखा ही ना हो। उसी समय मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर पापा लिखा देखकर मेरी आंखों की गर्माहट पल भर में ठंडी पड़ गई। फोन उठाते ही चिंत्यान की गुस्से भरी आवाज आई, अरे निकम्मे, तू कहाँ है? सुना है तेरा अपहरण हो गया है। पता है तेरी माँ और तेरा भाई कितने परेशान हैं। पूरे एक दिन और एक रात से कोई खबर नहीं। आखिर करना क्या चाहता है? परेशान? मुझे तो लगा उन्हें इस बात की चिंता है कि मैं अभी तक मरा क्यों नहीं। पिछले जन्म में मैं उनकी बातों में आ गया था, रो रो कर उनसे मदद मांगी थी, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मैं निंगशी के पास हूँ, उन्होंने फोन काट दिया और फिर कभी मेरी खबर तक नहीं ली। इस जन्म में भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हैं। सपने देखते रहो। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े, जुबान संभाल कर बात करो। आज के बाद मुझसे इस लहजे में बात मत करना। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। बूढ़े, मुझसे? तभी चिन्न शो ने धीरे से कहा, पापा, भैया को जरूर अपहरण करने वालों ने मजबूर किया होगा। वह हमें बचाने के लिए जानबूझकर ऐसा बोल रहे हैं। शायद अपहरण करने वाले उनके पास ही खड़े हैं। चिंत्यान को जैसे अचानक सब समझ आ गया। शाओ फेंक, अभी पापा से गलती हो गई। हमारे पास फिरौती देने के पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम उनसे पूछो कि उनकी क्या शर्त है। अगर हमारे बस में हुआ तो हम जरूर पूरा करेंगे। बस तुम्हारी लाश सही सलामत मिल जाए। मैं हंस पड़ा। वाह, क्या बाप बेटे का प्यार है। असल में तो ये चाहते थे कि मैं जल्दी मर जाऊं ताकि मेरी सारी हिस्सेदारी इन्हें मिल जाए। मैं गुस्से में हंसते हुए बोला, किसने कहा कि मेरा अपहरण हुआ है? मैं अपनी पत्नी के साथ अपने घर आया हूँ। तुम लोगों को जो हवा में सुनाई देता है उसी पर यकीन कर लेते हो। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह सड़ चुका है। इतने निकृष्ट बाप का बेटा होना सच में मेरी बदकिस्मती है। चिंत्यान गुस्से से पागल हो उठा। नालायक, तूने क्या कहा? मैं तेरा बाप हूँ। पूरे शहर में पूछ लेना कि असली बाप कौन है। हर बार मुझे नालायक कहकर बुलाते हो। तुम्हारे मुंह में क्या गटर लगा है? मुंह खोलते ही सिर्फ गंदगी निकलती है। तुम्हारे नाम भी तुम्हारी तरह बेवकूफी भरे हैं। चिंत्यान कहलाने लायक भी नहीं हो। अपना नाम बदलकर बूढ़ा कछुआ रख लो। इतना कहने के बाद मेरे मन का सारा गुस्सा जैसे निकल गया। मैंने फोन काटा और तुरंत उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। सब कुछ एक ही सांस में हो गया। चिन्न परिवार, बस कुछ दिन और इंतजार करो। बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा कि लाल रंग आखिर होता क्यों है। मैंने सिर उठाया तो देखा फूबो मुझे हैरानी से घूर रहे थे। उनका मुंह खुला का खुला रह गया। युवा मालिक, आपने अभी कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ घर आया हूं। ये सुनते ही उनकी आंखें भर आईं। खुशी के मारे उनके हाथ तक कांपने लगे। बिना कुछ बोले वे तुरंत रसोई में गए और मेरे लिए ताकत बढ़ाने वाले सूप का एक और कटोरा ले आए। मैं मन ही मन मुस्कुरा दिया। ठीक है, अब तो पीना ही पड़ेगा। मैंने कटोरा उठाया और एक ही सांस में पूरा सूप पी गया। शरीर मजबूत रखना जरूरी था। आखिर अपनी पत्नी के साथ खुशहाल जिंदगी भी तो बितानी थी। उधर चिन परिवार की हवेली में चिंत्यान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने मोबाइल पूरी ताकत से जमीन पर फेंका, लेकिन बदकिस्मती से वह सीधा चिन्न शो के माथे पर जा लगा। अरे! वांग गुइंग चीख उठी। बेटे के माथे से खून बहता देखकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। चिंत्यान भी घबरा गया। बेटा, माफ करना। हाँ,
गुस्से में मुझसे गलती हो गई। चिन शो ने दर्द सहते हुए भी मासूम बनने का नाटक किया। कोई बात नहीं पापा, पहले भैया को बचाइए, कम से कम अपहरण करने वालों से कहिए कि उनकी लाश सही सलामत छोड़ दें। चिन त्यान दांत पीसते हुए बोला, बचाऊं उसे, वह हरामजादा मर भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। वांग गुइंग ने मोबाइल उठाया और चालाकी से बोली, सुनिए, अभी जो श्याओ फेंक ने कहा वह जरूर किसी की धमकी में कहा होगा। मैं उसकी माँ हूँ, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। एक बार फिर फोन कीजिए और अपहरण करने वालों से कहिए कि कम से कम उसकी लाश तो सही सलामत रहने दें। ये सुनकर चिन त्यान भावुक हो गया। पत्नी, तुम बहुत दयालु हो। अगर वह निकम्मा श्याओ शो जितना भी समझदार होता तो मैं उसे स्टोर रूम में सोने के लिए कभी मजबूर नहीं करता। वह दोबारा नंबर मिलाने ही वाला था कि अचानक रुक गया। अरे उस निकम्मे का नंबर क्या है? तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें तभी एहसास हुआ कि पूरे परिवार में किसी के पास भी चिन फेंक का फोन नंबर तक नहीं था। अभी जो कॉल की गई थी वह भी मेई लियांगशिन से नंबर लेकर की गई थी। मजबूरी में चिन त्यान ने फिर उसी से मेरा नंबर मांगा, लेकिन चाहे जितनी बार कॉल की हर बार फोन बंद मिला। चिन शो के मोबाइल से कोशिश की तो पता चला कि नंबर पहले ही ब्लॉक किया जा चुका था। अब चिन त्यान का धैर्य पूरी तरह टूट गया। उसने बेटे के माथे पर हल्की सी खरोंच देखी और बेचैन होकर बोला, छोड़ो उस निकम्मे को, पहले श्याओ शो को अस्पताल ले चलते हैं, देखो तो सही कितना बड़ा घाव हो गया है। चिन शो मुस्कुराया, धन्यवाद पापा। उसी समय मिंग ग्रुप के कॉन्फ्रेंस रूम में सभी वरिष्ठ अधिकारी सहमे हुए बैठे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनकी गर्दन पर तलवार रख दी हो। सबसे आगे निंगशी अपनी उंगलियों में पेन घुमाते हुए बैठी थी। उसकी आंखों की ठंडक देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। आज उसका मन किसी को मार डालने का कर रहा था। कल चिन फेंक मेई लियांगशिन से मिलने गया था और आज उसे फिर मेई लियांगशिन का संदेश मिला था। निंगशी की आंखों में खून उतर आया। अगर मेई लियांगशिन हमेशा के लिए गायब हो जाए तो क्या आप हेंक हमेशा मेरे पास रहेगा? वह जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसके मन में किसी को खत्म कर देने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी टिंग, वीचैट का नोटिफिकेशन पूरे कमरे में गूंज उठा। निंगशी ने भौहें सिकोड़कर मोबाइल उठाया। अगले ही पल कमरे में बैठे सभी अधिकारी दंग रह गए। जिस महिला को सब महिला शैतान कहते थे उसके होंठों पर मुस्कान आ गई थी। हाँ, वह सचमुच मुस्कुरा रही थी। मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक संदेश था, तुम्हारी याद आ रही है, कब वापस आओगी? एक ही पल में उसकी आंखों की सारी बर्फ पिघल गई। कुछ सोचकर उसने सिर्फ 2 शब्द लिखे, जल्द आ रही हूँ। इसके बाद वह तुरंत खड़ी हो गई। मीटिंग खत्म, इस महीने सभी का बोनस 10-10 लाख रुपए बढ़ा दिया जाए, मुझे एक जरूरी काम है। इतना कहकर वह तेजी से बाहर निकल गई। पीछे रह गए अधिकारी एक दूसरे को देखते रह गए। आखिर ऐसा कौन सा मैसेज था जिसकी कीमत 10 लाख रुपए निकली? वापसी के रास्ते में फूबो ने उसे फोन कॉल की रिकॉर्डिंग भेज दी। जब निंगशी ने सुना कि मैंने कहा था मैं अपनी पत्नी के साथ घर आया हूं, तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। दूसरी तरफ नंबर 1 विला में मैसेज भेजने के बाद मैं सीधे रसोई में चला गया। पिछले जन्म में इसी समय मैं जंजीरों से बंधा बिस्तर पर एक कैदी की तरह पड़ा रहता था, लेकिन इस जन्म में अगर मुझे इस आलीशान घर में चैन से रहना है तो मुझे भी अपनी तरफ से कुछ करना होगा। सिर्फ खाना बनाना ही तो है, मैंने मन ही मन फैसला कर लिया। चिन परिवार में नौकर की तरह मेहनत करने से कहीं बेहतर है कि मैं इस हवेली में अपनी प्यारी मगर सन की पत्नी को खुश रखूं। वहां चाहे मैं कितना भी काम करूं, बदले में सिर्फ गालियां और अपमान मिलता था। लेकिन यहाँ अगर मैं उसके साथ अच्छा रहूं तो निंगशी अपनी जान तक मेरे नाम कर देगी। जैसे ही मैंने रसोई का चाकू उठाया, मुख्य रसोइये का चेहरा डर से हरा पड़ गया। लगभग घुटनों पर बैठते हुए वह बोला, युवा मालिक, ऐसा मत कीजिए। अगर आपकी उंगली पर जरा सी खरोंच भी आ गई तो मैडम हम सबकी खैर नहीं छोड़ेगी। मैंने बेबसी से मुस्कुराकर कहा, घबराइए मत, मैं सिर्फ खाना बनाने आया हूं, रसोई उड़ाने नहीं। मुख्य रसोइया घबराकर बोला, नहीं युवा मालिक, ये आपकी सुरक्षा का सवाल है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। रसोइये की आंखों में आंसू देखकर मुझे पीछे हटना पड़ा। ठीक है, तुम यहीं खड़े होकर देखते रहो, अगर मुझसे ना हो पाया तो तुम संभाल लेना। तब जाकर मुख्य रसोइये ने डरते डरते हामी भरी। तेल गर्म हुआ, कड़ाही छड़ी और मैंने बड़ी सफाई से सब्जियां काटनी शुरू कर दी। मेरी शानदार चाकू चलाने की कला देखकर सभी नौकर चाकर हैरान रह गए। उन्हें क्या पता था कि जिसे लोग अमीर घर का बिगड़ा हुआ युवा मालिक समझते थे, वह अपने पुराने घर में बिना तनख्वाह का एक हाई लेवल नौकर ही था। कुछ ही देर में 3 व्यंजन और एक सूप तैयार होकर मेज पर सज गए। उसी समय मुख्य दरवाजा खुला। निंगशी जल्दी जल्दी अंदर आई। घर में घुसते ही वह सीधे बेडरूम की ओर भागी। दरवाजा खोला, कमरा खाली था। उसका चेहरा तुरंत सख्त हो गया और आंखों में गुस्से का तूफान उमड़ने लगा। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, वह भाग गया था, इस बार भी कहीं चला गया। आप हैं, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? कांपते हाथों से उसने अपना फोन निकाला और एक गुप्त लोकेशन ट्रैकर खोला। अगले ही पल वह चौंक गई। लोकेशन का लाल निशान दिखा रहा था कि मैं पहली मंजिल की रसोई में था। तभी फूबो घबराए हुए दौड़ते आए। मैडम आप आ गई, युवा मालिक रसोई में हैं। उन्होंने कहा कि आज वो अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाएंगे। बस इतना सुनना था कि निंगशी का सारा गुस्सा पल भर में शांत हो गया। फूबो ने राहत की सांस ली। मैडम, युवा मालिक का खाना लगभग तैयार है, कृपया डाइनिंग रूम चलिए। निंगशी ने सिर हिलाया, जल्दी से कपड़े बदले और डाइनिंग रूम की ओर बढ़ गई। जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, मैं हाथ में खाने की प्लेट लिए बाहर निकला।
हमारी नजरें मिली। न जाने क्यों उसका खूबसूरत चेहरा देखते ही मेरे दिल में पहले कभी न महसूस हुई खुशी उमड़ पड़ी। मैंने प्लेट नीचे रखी, दोनों बाहें फैलाईं और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ गया। निंगशी वहीं ठिठक गई। वह मुझे अविश्वास से अपनी ओर आते हुए देखती रही। मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, फिर उसके माथे पर हल्के से एक चुंबन दिया। घर लौटने का स्वागत वाला किस। इसके बाद मैंने उसका हाथ थाम लिया। खाना तैयार है, चलो साथ में खाते हैं। निंगशी की आंखों में खुशी की चमक तैर गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यह सब सच है, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा फिर ठंडा पड़ गया। उसकी आंखें शक से भर गईं। मैं मन ही मन सोचने लगा, दीदी क्या आपने सिचुआन जाकर चेहरे के भाव बदलने की ट्रेनिंग ली है? आपका मूड तो पलक झपकते ही बदल जाता है। इस डिनर के लिए मैंने पूरी तैयारी की थी। पहले ही बटलर से पूछ लिया था कि उसे किसी चीज से एलर्जी या परहेज तो नहीं। मैं नहीं चाहता था कि किसी बेवकूफ उपन्यास के नायक की तरह गलती से उसे एलर्जी हो जाए। इस समय निंगशी ने आरामदायक घरेलू कपड़े पहन रखे थे। उसकी ठंडी और रौबदार सीईओ वाली छवि की जगह अब एक सुकून भरी आकर्षक नरमी दिखाई दे रही थी। उसे देखकर पिछली रात की कुछ शर्माने वाली यादें मेरे दिमाग में घूम गईं। मेरा चेहरा हल्का लाल हो गया। मैंने कुर्सी खींची और उसके बिल्कुल पास जाकर बैठ गया। फिर पहले से तैयार रखी मोमबत्ती जलाई और नौकरों से कहा, लाइट बंद कर दो। ये देखकर फूबो और बाकी सभी नौकरों की आंखें फटी की फटी रह गईं। पहले मैं उससे बचने के लिए डाइनिंग टेबल के सबसे दूर वाले कोने में बैठता था। इसी वजह से निंगशी ने बड़ी डाइनिंग टेबल हटवाकर छोटी टेबल रखवा दी थी। लेकिन आज मैं उसके बिल्कुल पास बैठा था और कैंडल लाइट डिनर का इंतजाम भी कर दिया था। निंगशी साफ तौर पर इससे खुश थी। उसके होंठों की मुस्कान रुक ही नहीं रही थी। मैंने उसके लिए एक कटोरा सूप परोसा और अपने लिए भी भर लिया। मैं हंसते हुए बोला, पत्नी को भी अपना ख्याल रखना चाहिए और मुझे भी। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में मैं बूढ़ा और बदसूरत हो जाऊं और मेरी पत्नी मुझे छोड़ दे। तभी फूबो अचानक आगे बढ़े और गंभीर चेहरे से बोले, बड़ी मालकिन ये सूप पहले मुझे छक लेने दीजिए। मैं मन ही मन सोच रहा था, ये बूढ़ा तो शायद डर रहा है कि कहीं मैंने सूप में जहर न मिला दिया हो। निंगशी की नजरें तुरंत चाकू की धार जैसी तेज होकर फूबो पर जा टिकी। जरूरत नहीं, आप फेंक ने बनाया है, मुझे उस पर पूरा भरोसा है। उसकी आंखें साफ कह रही थीं, अगर यह जहर का प्याला भी होगा तो भी अगर आप फेंकने दिया है, मैं बिना झिझक पी लूंगी। मैंने चॉपस्टिक उठाई और हर व्यंजन का थोड़ा थोड़ा स्वाद चखा। सब ठीक है, अब तो तसल्ली हो गई। फूबो का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मुझसे गलती हो गई, मैंने आप पर बेवजह शक किया, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, कोई बात नहीं। लेकिन निंगशी इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, इस महीने तुम्हारा बोनस रद्द। ये सुनते ही फूबो पर जैसे बिजली गिर पड़ी। उसके लिए यह सजा मौत से भी ज्यादा दर्दनाक थी। मैंने तुरंत बीच बचाव किया, निंगशी फूबो ने जो किया वह सिर्फ तुम्हारी सुरक्षा के लिए किया। बोनस मत काटो, चलो पहले यह सूप चखो। मैं कोई एहसान नहीं जता रहा था, बस इतना जानता था कि फूबो वाकई बेहद वफादार इंसान था। ये एहसान मुझे उसके लिए करना ही था। निंगशी ने हल्का सा भौहें सिकोड़कर मेरी ओर देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। फूबो की आंखें कृतज्ञता से भर आईं। वह तो मुझे झुककर प्रणाम करने ही वाला था, लेकिन निंगशी की खतरनाक नजर देखकर चुपचाप पीछे हट गया। मोमबत्ती की लौ धीरे धीरे झिलमिला रही थी। उसकी सुनहरी रोशनी निंगशी के बेहद खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। उसने बड़ी शालीनता से एक चम्मच सूप उठाया और अपने लाल होंठों तक ले गई। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मैं उसे देखता ही रह गया। उसने मेरी ओर देखा, क्या देख रहे हो? मेरे मुंह से बिना सोचे निकल गया, तुम्हें, क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। निंगशी ने हल्का सा भौं उठाई। बताओ मुझसे ज्यादा सुंदर कौन है? मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा। लगता है पिछले जन्म में मैंने कोई बड़ा पाप किया था। इतनी खूबसूरत पत्नी सामने थी, फिर भी मैं उसे नजरअंदाज करके किसी और के पीछे भागता रहा। मैंने उसकी ओर देखकर कहा, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं जिंदगी भर सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। बस मुझे अपने पुराने व्यवहार पर बहुत पछतावा है। मेरी बात का पहला हिस्सा सुनकर निंगशी का दिल खुशी से भर गया, लेकिन आखिरी वाक्य सुनते ही उसके चेहरे पर चिंता आ गई। उसने धीरे से पूछा, किस बात का पछतावा? उसके मन में आया, क्या इसे इस बात का पछतावा है कि कल रात उसने खुद को मेरे हवाले कर दिया? उसके आसपास का माहौल अचानक ठंडा पड़ गया। मेरी जान बचाने वाली प्रवृत्ति तुरंत जाग उठी। मैं जल्दी से बोला, मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने पहले तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी अच्छाई को नहीं पहचाना। मैं सच में कितना बेवकूफ था। इतना सुनते ही निंगशी के चेहरे की ठंडक गायब हो गई। उसके होंठों पर मुस्कान फैल गई। पास खड़े फूबो की तो आंखें बाहर निकलने वाली थीं। हे भगवान, युवा मालिक प्यार भरी बातें कर रहे हैं और उनकी हमेशा ठंडी और सख्त रहने वाली मालकिन, वह तो किसी प्यार में डूबी लड़की की तरह मुस्कुरा रही थी। तभी सूप की एक बूंद निंगशी के होंठों के किनारे से नीचे फिसल गई। मैंने सहज ही हाथ बढ़ाकर उसे पहुंचना चाहा। उसी समय उसने भी हाथ उठाया। हमारी उंगलियां एक दूसरे से छू गईं, जैसे पूरे शरीर में बिजली दौड़ गई हो। हालांकि पिछली रात हम एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे, फिर भी उस पल हम दोनों कुछ सेकंड के लिए ठिठक गए। हम दोनों की धड़कन जैसे एक पल को रुक गई। मैंने घबराकर हाथ पीछे खींच लिया। सॉरी, मैं बस तुम्हारे होंठों से सूप पहुंचना चाहता था। निंगशी मेरी आंखों में देखते हुए हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, मुझे अपने हाथ से खिलाओ। मैंने घबराकर पूछा, क्या? अपने चम्मच से मुझे खाना खिलाओ। उसके गुलाबी होंठों को देखकर मैंने अनायास ही लार निगल ली। ठीक है। मैंने एक चम्मच सूप भरा और धीरे धीरे उसके होंठों की ओर बढ़ाया। दूर खड़े फूबो के हाथ कांपने लगे। उन्होंने थरथराते हुए मोबाइल निकाला और किसी को संदेश भेजा, एक क्रिस्टल का ताबूत तैयार रखो। आखिर उनकी मालकिन को सफाई का बहुत ज्यादा जुनून था और वह किसी पुरुष का इस्तेमाल किया हुआ सामान छूना भी पसंद नहीं करती थी। लेकिन युवा मालिक तो उसी चम्मच से उन्हें खिला रहे थे। ये तो जान देने जैसा काम है। पर अगले ही पल निंगशी ने बिना झिझक मुंह खोला, वही चम्मच अपने होंठों से लगाया और आखिर में
उसे हल्के से चाट भी लिया। फूबो की आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। जरूर मेरी आंखें धोखा खा रही हैं। निंगशी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा कर कहा, क्या फूबो भी हमारी कैंडल लाइट डिनर में शामिल होना चाहते हैं? फूबो ने घबराकर जोर जोर से सिर हिलाया। फिर बाकी सभी नौकरों को लेकर बिजली की रफ्तार से वहां से निकल गए। भागते भागते उन्होंने फिर मोबाइल निकाला और जल्दी से संदेश भेजा, ताबूत का ऑर्डर रद्द करो जल्दी। जैसे ही सारे लोग चले गए, डाइनिंग रूम का माहौल और भी रोमांटिक हो गया। मैं एक एक निवाला उसे खिलाता रहा और वह मुस्कुराते हुए एक एक कौर खाती रही। वह डिनर बहुत देर तक चलता रहा, होता गया। हम एक दूसरे के साथ डाइनिंग रूम से होते हुए बेडरूम तक आ पहुंचे। कमरे का माहौल पूरी तरह प्यार से भर चुका था। निंगशी ने करवट बदली और सीधे मेरे ऊपर आकर बैठ गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, कमाल है, मैंने लगभग सभी लोगों से नाता तोड़ लिया, लेकिन उस चालाक ग्रीन टी लड़की का नंबर हटाना भूल गया। उसी समय मेरा फोन बज उठा। निंगशी की आंखें पल भर में बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। कमरे का तापमान जैसे अचानक कई डिग्री गिर गया। मेरी जान बचाने वाली प्रवृत्ति तुरंत जाग उठी। मैंने बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से कॉल काट दी और फिर उसका ध्यान अपनी ओर करने लगा, लेकिन वह बदकिस्मत फोन फिर से जोर जोर से बजने लगा। मैं जैसे ही फोन बंद करने वाला था, निंगशी ने ठंडी आवाज में कहा, उठा। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे सीधे नरक से आ रही हो। मेरे मन में हजारों डर एक साथ दौड़ पड़े। मैंने सोचा, बेहतर होगा कि सामने वाला समझदारी से बात करे। अगर उसने मेरी पत्नी को जरा भी नाराज किया तो मैं सच में उसका जीना मुश्किल कर दूंगा। मैंने कॉल रिसीव की और स्पीकर ऑन कर दिया। उधर से मीठी लेकिन बनावटी आवाज आई, किन फेंक भैया, आप कहाँ हैं? उसकी बनावटी आवाज सुनते ही मैं कुछ कह पाता, उससे पहले ही निंगशी मेरे और भी करीब आ गई। मैंने जवाब दिया, मैं यही हूँ। उधर से हैरानी भरी आवाज आई, ये कैसी आवाज थी? किन फेंक भैया, आपको क्या हुआ? उस दिन आपको अपने साथ ले जाने वाली औरत आखिर कौन थी? मैं कुछ कहने ही वाला था कि निंगशी ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, आप फेंक, इसे बताओ, तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो? मैंने बिना झिझक कहा, तुमसे निंगशी, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। ये जवाब सुनकर निंगशी के होंठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। फोन के दूसरी ओर मौजूद लड़की सब कुछ साफ साफ सुन रही थी। उसका धैर्य टूटने लगा। घबराकर उसने कहा, किन फेंक, तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास किसी और औरत की आवाज क्यों आ रही है? मैंने गहरी सांस ली, फिर फोन की ओर देखकर गुस्से में कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। अगर कोई काम नहीं है तो फोन रख दो, और अगर सिर्फ परेशान करने के लिए कॉल किया है तो दोबारा कभी मत करना। इतना कहकर मैंने फोन दूर फेंक दिया। उधर कॉल कट गई। निंगशी मुस्कुरा दी। वह मुस्कान मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें एक अजीब सी मोहकता थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बीते दर्द की हल्की सी झलक भी छिपी हुई थी। समय बीतने के साथ मुझे पहली बार असली निंगशी को समझने का मौका मिला, और यह भी एहसास हुआ कि पहले वाला मैं कितना अंधा, कितना नासमझ और कितना मूर्ख था। काफी देर बाद मुझे लगा जैसे मेरे पूरे शरीर की ताकत जवाब दे चुकी हो। मैंने थकी हुई आवाज में कहा, निंगशी, थोड़ा रहम करो, मुझे सच में डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारे बिस्तर पर ही बेहोश ना हो जाऊं। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, पिछले जन्म में भी वही सब कुछ संभालती थी और इस जन्म में भी वही पहल करती है। अरे मैं भी तो आदमी हूँ। निंगशी ने धीरे से मेरा चेहरा सहलाया। उसकी आंखों में गहरा स्नेह था, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी दीवानगी भी। वह धीमे स्वर में बोली, मैं खुद को रोक नहीं पाती, क्या करूं? ऐसा लगता है कि केवल तभी मुझे यकीन होता है कि तुम सच में मेरे हो। अगर तुम सच में मुझसे बिछड़ गए तो मैं बिना एक पल सोचे तुम्हारे पीछे आ जाऊंगी। इस दुनिया में हो या अगली दुनिया में, तुम हमेशा सिर्फ मेरे ही रहोगे। मैं चुप हो गया। मुझे पता था वह सचमुच ऐसा कर सकती है। आखिर मुझ में ऐसा क्या था? निंगशी ने मुझे कसकर पकड़ लिया। आप फेंक, मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है कि कहीं कल तुम मुझे छोड़कर चले ना जाओ। इसलिए चाहे तुम मुझसे झूठ ही क्यों ना बोल रहे हो, क्या तुम ये झूठ हमेशा बोलते रह सकते हो? उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे जोर से कस गया। सीने में तेज दर्द उठा। तब मुझे एहसास हुआ कि उसके दिल में मेरी कितनी अहमियत थी। उसे मुझे अपने पास रखने के लिए सच्चे प्यार की भी जरूरत नहीं थी। अगर मेरा प्यार झूठा भी होता तब भी वह उसे किसी खजाने की तरह संभाल कर रखती। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। निंगशी, चाहे तुम यकीन करो या नहीं, इस जन्म में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हें प्यार करूंगा, और हम हमेशा ऐसे ही साथ रहेंगे। मुझ पर भरोसा करोगी? निंगशी की आंखें आंसुओं से भर आईं, लेकिन उसने एक भी आंसू गिरने नहीं दिया। इस ताकतवर लोगों की दुनिया में कोई भी रो सकता था सिवाय उसके, क्योंकि उसके लिए रोना कमजोरी की निशानी था, और जो कमजोर होता है उसे लोग कुचल देते हैं। उसे सबसे मजबूत रानी बनना था ताकि वह अपने आप हेंक की हमेशा रक्षा कर सके। लेकिन उसके मन में एक और ख्याल भी आया, अगर कभी आप हेंक मुझसे प्यार करना छोड़ दे तो मैं उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। तब भी हम हमेशा साथ रहेंगे। अगली सुबह तेज धूप मेरी आंखों पर पड़ी। जब मेरी नींद खुली तो देखा कि बिस्तर का दूसरा हिस्सा फिर से खाली था। मैं मुस्कुराकर बड़बड़ाया, क्या ये लड़की लोहे की बनी है? इसे सोने की जरूरत ही नहीं पड़ती क्या? नाश्ता करने के बाद न जाने क्यों मेरे कदम उस ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ गए जहां मैं पहले कभी नहीं गया था। जैसे ही दरवाजा खोला मेरी आंखें चौंधिया गईं। पूरा कमरा दुनिया के सबसे महंगे ब्रांडों के कपड़ों से भरा हुआ था। पहले मैं इन चीजों की ओर देखता तक नहीं था, क्योंकि मैं उस पर कोई एहसान नहीं लेना चाहता था। लेकिन अब सब बदल चुका था। मैं तो पूरी तरह उसी का हो चुका था। मैं हंसते हुए बोला, अब तो उसकी कमाई पर आराम से जीने में भी कोई शर्म नहीं है। मैंने अपनी पसंद का एक सूट चुना। आईने में खुद को देखकर मुस्कुराया। सच ही कहते हैं, अच्छे कपड़े इंसान की शख्सियत बदल देते हैं। फिर मैंने मोबाइल निकाला और निंगशी को एक संदेश भेजा। मैं उसकी छोटी छोटी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहता था। जान, मैं एक बार किन परिवार के घर जाकर अपना कुछ सामान ले आना चाहता हूँ। उधर निंगशी मीटिंग में बैठी थी। संदेश पढ़ते ही वह कुछ पल स्क्रीन को देखती रह गई। उसकी नजर बार बार एक ही शब्द पर टिक गई,
जान। उसे यह संबोधन बहुत पसंद आया। उसके होंठों पर अनायास मुस्कान आ गई। उसने अपने फोन में मेरा नाम खोला, जहाँ पहले आप हैं लिखा था उसे बदलकर पति कर दिया। मैंने फूबो से पूछा, क्या मुझे एक गाड़ी मिल सकती है? ये एस्टेट इतना बड़ा है कि यहाँ टैक्सी बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। फूबो मुस्कुरा कर बोले, युवा मालिक, आप मजाक कर रहे हैं। गैरेज की सारी गाड़ियां आपकी हैं। आखिर ये सब मैडम ने आपके लिए ही खरीदी थी। तभी मुझे याद आया, निंगशी ने मुझे न जाने कितने तोहफे दिए थे। आलीशान मकान, लग्जरी कारें, बिना सीमा वाला ब्लैक कार्ड। लेकिन मैंने सब कुछ बेकार समझकर स्टोर रूम में फेंक दिया था। मैंने चाबियों का वह बड़ा गुच्छा निकाला और कहा, ठीक है, और फूबो, मेरे साथ कुछ बॉडीगार्ड भी भेज दीजिए, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। जैसे ही मैं गैरेज में पहुंचा, मैं दंग रह गया। ये कोई साधारण गैरेज नहीं था, ये तो दुनिया की सबसे महंगी सुपरकारों की प्रदर्शनी जैसा लग रहा था। मेरी नजर एक सिल्वर ग्रे रंग की सुपरकार पर जाकर टिक गई। मैंने मन ही मन कहा, इतनी शानदार कार मैंने पहले कभी देखी भी नहीं, और आज मैं इसे चलाने जा रहा हूँ। जैसे ही इंजन गरजा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ ही देर में सुपरकारों का एक शानदार काफिला राजधानी की सड़कों पर निकल पड़ा। सबसे आगे मेरी सुपरकार थी, उसके पीछे कई लग्जरी कारें चल रही थीं। रास्ते में आने वाली हर गाड़ी अपने आप किनारे हो जाती। किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि इतनी महंगी कारों को जरा सा भी नुकसान पहुंचा दे। फूबो खुद दूसरी गाड़ी में पीछे पीछे चल रहे थे। उनका आज सिर्फ एक ही मिशन था, किसी भी हालत में किनफेंग को फिर से हाथ से जाने नहीं देना। आखिर वही एक इंसान था जो उनकी सख्त और ठंडी मालकिन के चेहरे पर मुस्कान ला सकता था, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें उसकी हर हाल में रक्षा करनी थी। कुछ देर बाद मैं किन परिवार की हवेली के बाहर पहुंचा। मैं 10 बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर दाखिल हुआ। उधर हवेली के अंदर पूरा परिवार बड़ी खुशी से बैठा बातें कर रहा था। अभी अभी किनशो अस्पताल से वापस आया था। तीनों लोग हंसते मुस्कुराते हुए बिल्कुल खुश नजर आ रहे थे। तभी किनशो मासूम बनने का नाटक करते हुए बोला, पापा, क्या आप सच में बड़े भैया की कोई परवाह नहीं करेंगे? अगर उनका अपहरण करने वालों ने उन्हें मार भी दिया हो तो कम से कम उनका शव तो वापस मिल जाए। आखिर वे मेरे सबसे प्यारे बड़े भाई हैं। उसकी मां ने भी तुरंत हामी भरी। हाँ जी, किनशो सही कह रहा है, कम से कम उनका शव तो वापस मिलना चाहिए। वैसे भी उसे दफनाया जा सकेगा, है ना? छिनत्यान के पिता ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, उस नालायक की चिंता क्यों करूं? मैं उसका बाप हूं। अगर वह जिंदा वापस भी आ जाए तो पहले मेरे सामने घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाकर माफी मांगे। उसके बाद ही सोचूंगा कि उसे इस घर में घुसने दूं या नहीं। वांग गुइंग ने चिंता का दिखावा किया, लेकिन उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ झलक रही थी। मौजूदा हालात बिल्कुल वैसे ही थे जैसा वह चाहती थी। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। विला का मुख्य दरवाजा लात मारकर तोड़ दिया गया और चारों ओर धूल उड़ गई। मैंने ऊंची आवाज में कहा, ओ बूढ़े, तेरा असली बाप आ गया है। घर के अंदर बैठे तीनों लोग बुरी तरह चौंक गए। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनके चेहरों के रंग उड़ गए। सबसे पहले छिनत्यान के पिता संभले। गुस्से में खड़े होकर उन्होंने आदतन अपनी कमर से चमड़े की बेल्ट निकाल ली। नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? आज अगर घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगी तो जान निकाल दूंगा। लेकिन बेल्ट उठाने से पहले ही मेरे पीछे खड़े बॉडीगार्ड भेड़ियों की तरह टूट पड़े और देखते ही देखते उसे जमीन पर दबोच लिया। यह नजारा देखकर माँ बेटे दोनों के होश उड़ गए। छिनशो ने तुरंत मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, भैया, आप लौट आए। मैं आपको बहुत याद कर रहा था। सुना था कि आपका अपहरण हो गया है, तब से मुझसे खाना भी नहीं खाया गया। लेकिन आप बाहर के लोगों को लाकर पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्हें छोड़ दीजिए। वांग गुइंग भी तुरंत अभिनय करने लगी। श्याओ फेंग, तुम्हारे पापा तुम्हें बचाने की चिंता में पागल हो गए थे। तुम ये सब क्यों कर रहे हो? मैंने सिर्फ एक नजर अपने बॉडीगार्डों की तरफ डाली। वे तुरंत समझ गए और अगले ही पल माँ बेटे दोनों को भी जमीन पर दबोच लिया। पूरा परिवार एक ही जगह घुटनों पर था। उसी समय नौकरानी के कमरे से कोई भागता हुआ बाहर आया। मुझे देखते ही वह रुक गया। बड़े साहब! आंटी वांग, नमस्ते। इस ठंडे और बेरहम घर में सिर्फ आंटी वांग ही थीं, जिन्होंने मुझे हमेशा इंसान समझा था, इसलिए मैंने उन्हें परेशान नहीं किया। जमीन पर दबा मेरा तथाकथित पिता अब भी गुस्से से चिल्ला रहा था, नालायक, मुझे छोड़, मैं तेरा बाप हूं। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और उसके हाथ से चमड़े की बेल्ट छीन ली। फिर बेल्ट का धातु वाला सिरा पलटकर उसकी तरफ किया और ठंडी निगाहों से देखते हुए पूरी ताकत से एक कोड़ा जड़ दिया। छटाक! उसकी चमड़ी फट गई और सिर से खून बहने लगा। दर्द से उसकी चीख निकल गई। मैंने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े, याद रखना, आज के बाद मेरे सामने खुद को मेरा बाप मत कहना। अब से हर बार जब मुझसे मिलोगे, घुटनों के बल बैठकर सिर झुकाओगे, वरना जितनी बार मिलोगे उतनी बार पिटोगे। छटाक छटाक छटाक! बेल्ट लगातार बरसती रही और उसकी दर्द भरी चीखें पूरे घर में गूंजती रहीं। माँ बेटे दोनों पूरी तरह स्तब्ध थे। उनके चेहरों पर हैरानी धीरे धीरे डर में बदल गई। जब मेरा गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो मैंने कलाई घुमाई और नजर उन दोनों पर डाली। छिनशो मुझे झर भरी नजरों से घूर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी उत्तेजना भी झलक रही थी। मैं खड़ा हुआ और ठंडे स्वर में बोला, वकील शू, अंदर आइए, अब काम शुरू कीजिए। इतना कहकर मैं सीधे ऊपर चला गया और उस छोटे से स्टोर रूम में पहुंचा जो कभी मेरा कमरा हुआ करता था, ताकि अपना सामान समेट सकूं। उसी समय इंडस्ट्री के मशहूर वकील शू अंदर आए और एक फाइल सीधे जमीन पर पड़े छिनत्यान के पिता के चेहरे पर फेंकते हुए बोले, ये क्या है? वकील शू ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, यह श्री छिनफेंग द्वारा तैयार किया गया पिता पुत्र संबंध समाप्त करने का समझौता है। कृपया इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। छिनत्यान के पिता सन्न रह गए, दर्द तक भूल गए। जब मैं अपना सूटकेस लेकर दोबारा नीचे आया, तब तक उस बूढ़े ने दस्तखत नहीं किए थे। मेरे हाथ में सूटकेस देखकर उसे फिर से लगा
कि हालात उसके काबू में है। नालायक, क्या तू सचमुच ऐसा करना चाहता है? मैंने उसे ऐसे देखा जैसे कोई बेवकूफ हो। वरना क्या, तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ। वह गुस्से में हंस पड़ा। ठीक है, बहुत अच्छा, याद रखना, एक बार दस्तखत कर दिए तो जिंदगी भर इस घर में वापस आने की मत सोचना। चाहे दरवाजे पर घुटनों के बल मर भी जाए, मैं तुझे कभी अपना बेटा नहीं मानूंगा। मैं मुस्कुराया और इस बार मेरी मुस्कान पहले से कहीं ज्यादा चमकदार थी। पक्की बात, अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए उसने कांपते हाथों से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। पास खड़े छिनशो और उसकी मां ने एक दूसरे की तरफ देखा और रहस्यमयी मुस्कान बिखेर दी। मैंने कागज समेट लिया और उन मूर्खों को देखते हुए कहा। वैसे मेरी बात सुनते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। तभी उन्हें याद आया कि मेरे हाथ में अब भी छिन परिवार की कंपनी के सबसे अहम शेयर थे। छिन त्यान के पिता घबरा गए। न नालायक नहीं, शियाओ फेंग, तुम्हें इतने शेयरों का क्या करना है? उन्हें बिना किसी शर्त के अपने पापा को ट्रांसफर कर दो। मैं तो बस कंपनी की भलाई के लिए कह रहा हूँ। जब तुम पढ़ाई पूरी कर लोगे तब वापस दे दूंगा। छिन शो भी जल्दी से बोला। हाँ भैया, शेयर पापा के पास होंगे तो कंपनी में उनकी बात और मजबूत होगी। वांग गुइंग ने भी बेशर्मी से कहा। शियाओ फेंग, अच्छे बच्चे बनो, अपने पापा को संभालने दो। उनकी बातें सुनकर मुझे उल्टी आने लगी। पहले कभी एहसास नहीं हुआ था कि ये परिवार इतना घिनौना भी हो सकता है। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रिश्ता तोड़ने वाला समझौता हिलाया और ठंडी आवाज में कहा, अब हम सिर्फ अजनबी हैं। अभी तुम लोगों ने मुझे गालियां दी जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया। आत्मरक्षा के तौर पर अगर मैं तुम लोगों की पिटाई करके अपना गुस्सा निकालूं तो यह बिल्कुल जायज होगा, है ना? पास खड़े वकील शू के होंठ हल्के से फड़क उठे। ये वजह काफी बढ़िया है। मैंने बॉडीगार्डों की तरफ इशारा किया। बस सांस चलती रहे, मारना मत। मेरे आदेश मिलते ही बॉडीगार्डों के मुक्के बारिश की तरह बरसने लगे। वांग गुइंग चीख उठी। मत मारो, एहसान फरामोश, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें इतने साल पाला है। मैंने ठंडे स्वर में जवाब दिया। मेरी माँ का नाम सु यानयान था। उनकी मौत बहुत पहले हो चुकी है। तुम नहीं, तुम तो सिर्फ उनकी जगह लेने वाली औरत हो। छिनशो रोते हुए बोला। भैया मत मारो, मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं हंस पड़ा। मेरा कोई छोटा भाई नहीं है, बेवजह रिश्तेदारी मत जोड़ो। आखिरकार छिन त्यान के पिता टूट गए। सारी अकड़ गायब हो चुकी थी। शियाओ फेंग, इन्हें रोक दो। पापा से गलती हो गई, प्लीज अब मत मारो। मैं मन ही मन हंसा। पिछले जन्म में निंगशी ने मुझे जितनी यातनाएं दी थीं, तब भी मैंने कभी रहम की भीख नहीं मांगी थी। और ये बूढ़ा कुछ ही मुक्के खाकर गिड़गिड़ाने लगा। सच में शर्म की बात है। मैं उसके पास गया, उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाया और पूछा, अब बता, हम दोनों में बाप कौन है? वह रोते रोते दांत भींचकर बोला, तू ही मेरा बाप है। मैंने सिर हिलाया। अच्छा, जब हिसाब करना ही है तो पूरा हिसाब करते हैं। अब जबकि हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है, कुछ बातें साफ कर लेते हैं। जब मैं 13 साल का था, मेरी माँ की मौत के बाद उन्होंने मेरे नाम सुरन ग्रुप के 30% शेयर छोड़े थे। आज मैं 23 साल का हूँ, यानी पिछले 10 सालों का पूरा डिविडेंड। मैंने कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट देखी है। हिसाब के मुताबिक पिछले 10 सालों में तुम्हें मुझे पूरे 3 करोड़ युआन, लगभग 3 अरब रुपए के बराबर नहीं, बल्कि चीनी मुद्रा में 30 मिलियन युआन डिविडेंड देना चाहिए था। आज मैंने तुम्हारी पिटाई की है, इसलिए पालतू जानवरों के अस्पताल के सबसे महंगे इलाज के हिसाब से तुम्हें 10,000 युआन मुआवजा दे देता हूँ। और पिछले 10 सालों में छिन परिवार में रहकर मैंने तुम पर कुल 18,000 युआन खर्च किए। तो 3 करोड़ में से 28,000 घटाने के बाद भी तुम मुझ पर 2,99,72,000 युआन के कर्जदार हो। याद रखना, ये रकम मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। एक पैसा भी कम हुआ तो मैं तुम्हें सीधे जेल भिजवा दूंगा। ये सुनकर छिन त्यान के पिता की आंखें फटी रह गईं। क्या 3 करोड़? मेरे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? मैंने ठंडे स्वर में कहा। पैसे नहीं है तो अपनी संपत्ति बेचकर चुका दो। वैसे भी मेरा पैसा तुमने अपनी रखेल और नाजायज बेटे पर ही तो उड़ाया है। अगर नहीं चुका पाए तो जेल जाने के लिए तैयार रहना। वह बुरी तरह बौखला गया और भावनात्मक कार्ड खेलने लगा। नालायक, मैंने तुझे इतने साल पाला है, क्या उसका कोई मोल नहीं? तेरा खाना, कपड़े, रहना, क्या ये सब मुफ्त था? मैं गुस्से की बजाय जोर से हंस पड़ा। हंसते हंसते आंखों में आंसू आ गए। मुझे पाला, मेरी माँ की मौत के अगले ही दिन तुम अपनी रखैल को इस घर में ले आए थे। उस दिन से लेकर मेरे 18 साल का होने तक तुम हर महीने मुझे सिर्फ 300 युआन देते रहे। पूरे 6 साल में कुल 18,000 युआन। एक पैसा भी ज्यादा नहीं। खाना मैं स्कूल की कैंटीन में खाता था। घर पर तो मैं मुफ्त का नौकर था। खाना बनाता था और फिर खुद खड़ा होकर तुम लोगों को खाते हुए देखता रहता था। कपड़े 18 साल की उम्र तक सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म पहनी। उसके बाद जो भी कपड़े पहने सब मैंने खुद पार्ट टाइम नौकरी करके खरीदे। और तुम इसे पालन पोषण कहते हो? इसे बच्चों पर अत्याचार कहते हैं। छिन त्यान के पिता पूरी तरह चुप हो गया। मैंने आखिरी चेतावनी दी, ज्यादा सोचो मत। डिविडेंड का एक पैसा भी कम हुआ तो मेरा वकील तुम्हारे खिलाफ सरकारी धन के गबन और बाल शोषण दोनों के केस करेगा। अब फैसला तुम्हें करना है। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे बाहर निकल गया। पीछे सिर्फ उस 3 लोगों के परिवार की बेबस चीखें और गुस्सा रह गया। विला से बाहर निकलते ही मैंने गहरी सांस ली। वाह, कितना सुकून मिला। तभी मेरी नजर गेट के बाहर खड़ी एक गुलाबी साइकिल पर पड़ी। वह वही साइकिल थी जिसे मैंने पार्ट टाइम काम करके पैसे जोड़कर खरीदा था। गुलाबी रंग सिर्फ इसीलिए चुना था क्योंकि मेल यांगशिन को वह रंग पसंद था, जबकि उसने कभी उस साइकिल पर बैठना भी जरूरी नहीं समझा। और उधर मेरा तथाकथित छोटा भाई लाखों की लग्जरी कार चलाता था। अपनी उस बेइज्जती भरी जिंदगी की निशानी को देखकर मुझे घिन आ गई। इसे तोड़ दो। करीब 20 मिनट बाद मेरी कोएनिगसेग क्योटो के सबसे आलीशान हुआतियन प्लाजा के सामने जाकर रुकी। मॉल के अंदर कदम रखते ही मैं दंग रह गया। एक साधारण सा बैग 1,80,000 युआन और एक परफ्यूम 38,000 ये लोग बेच रहे हैं या खुली लूट मचा रखी है। हालांकि मैं छिन परिवार का बड़ा बेटा था, लेकिन जिंदगी में कभी ऐसे मॉल में आने का मौका नहीं मिला था।
जेब तो हमेशा चेहरे से भी ज्यादा खाली रहती थी। मैंने अपना वी-चैट बैलेंस देखा, 13,000 युआन। यही मेरी पूरी जमा पूंजी थी, जिसे मैंने पूरे गर्मी की छुट्टियों में दिन रात मेहनत और पार्ट टाइम नौकरियां करके बचाया था। पहले मेरा इरादा था कि इन पैसों से मेई लियांगशिन के लिए कोई महंगा बैग खरीदूं, लेकिन अब मैं अपनी रानी निंगशी के लिए तोहफा खरीदना चाहता था। हालांकि निंगशी ने मुझे बिना लिमिट वाला ब्लैक कार्ड दिया था, लेकिन यह पहला तोहफा मैं अपने कमाए हुए पैसों से ही खरीदना चाहता था। यही एक मर्द का स्वाभिमान था और यही मेरे प्यार की सच्ची निशानी भी। दुकान की सेल्स गर्ल मुझे कीमतों को घूरते हुए देख रही थी। मेरे साधारण कपड़े देखकर उसने तुरंत समझ लिया कि मैं अमीर नहीं हूँ। उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वह दूसरे ग्राहकों की तरफ चली गई। तभी फूबो चुपचाप मेरे पीछे आकर खड़े हो गए। यंग मास्टर, क्या आपको यह दुकान पसंद आ गई? अगर कहें तो अभी पूरी दुकान खरीद देता हूँ। मैंने सिर हिलाया। नहीं, निंगशी के लिए पहला तोहफा मैं अपनी कमाई से ही खरीदूंगा। आखिरकार मैंने एक बेहद खूबसूरत ब्रेसलेट चुना। कीमत ठीक 13,000 युआन थी। खाते का बैलेंस शून्य हो गया, लेकिन मेरे दिल में पहले कभी न महसूस हुई संतुष्टि थी। गिफ्ट बॉक्स हाथ में लेकर मैं कल्पना करने लगा कि निंगशी जब इसे पहनेगी तो कैसी लगेगी। मेरे होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। निंगशी, ये मेरी पूरी जमा पूंजी है। शायद ये बहुत महंगा नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ आगे चलकर इस दुनिया की सबसे अच्छी चीजें तुम्हें ही दूंगा। अचानक मेरी दाहिनी आंख फड़कने लगी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी। मैं मन ही मन बुदबुदाया, इस तरह की बेवकूफी भरी पावर फैंटेसी कहानियों के हिसाब से अब तक तो कोई विलेन आकर अपनी अकड़ दिखाने वाला होना चाहिए। तभी मेरी नजर मेई लियांगशिन पर पड़ी। वह अपनी सबसे करीबी और घमंडी सहेली हुआ हैनी का हाथ पकड़े थोड़ी दूर खड़ी थी। उस औरत को दोबारा देखकर, जिसके लिए मैं कभी अपनी इज्जत तक भूल गया था, मेरे दिल में जरा सी भी हलचल नहीं हुई। उल्टा मुझे उससे घिन आने लगी। अनायास ही पिछले जन्म की वह तस्वीर आंखों के सामने आ गई, जब उसे दक्षिण पूर्व एशिया में एक ह्यूमन डिस्प्ले बनाकर रखा गया था। मैं अनायास कांप उठा। निंगशी सच में बहुत खतरनाक औरत है, लेकिन जो किया बिल्कुल सही किया। तभी मेई लियांगशिन बोली, छिन फेंग, सच में तुम हो? उसके बोलने से पहले ही हुआ हैनी अपनी तेज और चुभने वाली आवाज में बोल पड़ी। उस दिन जो अमीर औरत तुम्हें अपने साथ ले गई थी, वह कौन थी? और तुमने लियांगशिन के सारे नंबर और सोशल मीडिया क्यों ब्लॉक कर दिए? तुम्हें पता भी है हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर कितने परेशान हो गए थे। अचानक उसकी लालची नजर मेरे हाथ में पकड़े खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स पर जा टिकी। वह मुस्कुराई। ओ, आखिर समझ आ ही गई, यह हमारी लियांगशिन को मनाने के लिए खरीदा गया गिफ्ट है ना? इतना कहकर उसने बिना पूछे गिफ्ट छीनने के लिए हाथ बढ़ा दिया। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ये मेरी प्यारी पत्नी के लिए खरीदा गया तोहफा है, इसे छूने की भी तुम्हारी औकात नहीं। वो हैनी का हाथ हवा में ही रह गया। वह तुरंत भड़क उठी। छिन फेंग, तुम्हारा मतलब क्या है? जानते हो मैं कौन हूँ? मैं लियांगशिन की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। तुम्हारा यही रवैया रहा तो हमारी लियांगशिन का पीछा करने का सपना छोड़ दो। मेई लियांगशिन एक तरफ खड़ी होंठ काटते हुए मासूम बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन वह हैरान थी। आज का मैं पूरी तरह बदल चुका था। बिखरे बालों की जगह साफ हेयर कट था। साधारण कपड़ों की जगह शानदार कपड़े थे। मैं पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लग रहा था, और सबसे ज्यादा उसे उस अमीर औरत की याद सता रही थी जो मुझे उस दिन अपने साथ ले गई थी। उस औरत की खूबसूरती और रौब के सामने वह खुद को बहुत छोटा महसूस कर रही थी। उसने मन ही मन सोचा, नहीं, मुझे हर हाल में छिन फेंग को अपने पास रखना होगा, तभी मैं भाई छिन शो के लिए उसके शेयर हासिल कर पाऊंगी। और अगर ऐसा न भी हुआ तो भी वह मुझसे इतना प्यार करता है कि उसके साथ रहना बुरा नहीं होगा। उधर हुओ हैनी अब भी बकवास किए जा रही थी। हमारी लियांगशिन इतनी खूबसूरत है, सिर्फ थोड़ा सा हैंडसम होने से कुछ नहीं होता। आजकल पैसे के बिना किसी लड़की का पीछा करने की सोचो भी मत। पहले हम दोनों के लिए एक एक महंगा बैग खरीदो, फिर मैं लियांगशिन को तुम्हें एक मौका देने के लिए मना लूंगी। मेई लियांगशिन ने धीरे से मेरे कपड़े का किनारा पकड़ लिया। भैया छिन फेंग, मैं सिर्फ तुम्हारी बहुत परवाह करती हूँ। चाहे वो अमीर औरत तुम्हें पसंद करती हो, मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ रखा होगा। चलो पहले जैसा सब कुछ फिर से शुरू करते हैं। मैंने तुरंत एक कदम पीछे हटकर उसका हाथ बचा लिया। मेई लियांगशिन, तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है क्या? वह स्तब्ध रह गई। वो हैनी फिर भड़क उठी। छिन फेंग, इतना घमंड किस बात का? हमारी लियांगशिन जैसी खूबसूरत लड़की तुम्हें माफ करने आई है और तुम उसे डांट रहे हो? मैं हंस पड़ा। खूबसूरत? मेरी पत्नी उससे 10,000 गुना ज्यादा खूबसूरत है। उसके पास खूबसूरती भी है, पैसा भी है, और सबसे बड़ी बात, वह सिर्फ मुझसे प्यार करती है। तुम लोगों में इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि उसकी तुलना उससे करो? मेई लियांगशिन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लड़का कभी उसकी हर बात मानता था, वही आज इतना बदल गया है। उसी समय दूर खड़ी निंगशी ने यह सब सुन लिया। उसके शरीर से निकल रही ठंडी और जानलेवा आभा पल भर में गायब हो गई। मेई लियांगशिन ने एक कदम पीछे हटते हुए पूछा, वह औरत आखिर है कौन? मुझे यकीन नहीं, चाहे तुम उससे कितना भी प्यार करो, वह कभी मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार नहीं कर सकती। मैंने शांत स्वर में कहा। मेई लियांगशिन, मानो या मत मानो, मेरी पत्नी तुमसे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, और अगर वह दुनिया की सबसे बदसूरत औरत भी होती, तब भी मैं सिर्फ उसी से प्यार करता। वह अविश्वास से मुझे देखने लगी। क्यों? मैं मुस्कुराया। क्योंकि मैं उससे जितना भी प्यार करूं, वह हमेशा उससे कम होगा जितना वह मुझसे करती है। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर मैं क्या थी? इतने सालों तक तुमने मेरा पीछा किया, उसका क्या मतलब था? मैंने हंसते हुए कहा, तुम क्या हो? ताश के पत्तों में तुम जोकर हो, सर्कस में सबसे ज्यादा काम तुम्हारा है, कॉमेडी में तुम नंबर 1 हो, और दुनिया की बेवकूफियों की ब्रांड एम्बेसडर भी तुम ही हो।
मेरी बात सुनकर मेई लियांगशिन और हुओ हैनी दोनों अवाक रह गईं। तभी फूबो ने भी एक तीर और छोड़ दिया। यंग मास्टर का मतलब है आप जोकरों में भी सबसे बड़ी जोकर हैं। ये सुनते ही मेई लियांगशिन का सब्र टूट गया। छिन फेंग, तुमने मुझे जोकर कहा? मैंने थोड़ी सहलाई और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। सोचने पर लगा कि यह भी पूरी तरह सही नहीं है। असल में एक बात माननी पड़ेगी, तुम एक खूबसूरत औरत। पूरे मॉल में सन्नाटा छा गया। निंगशी के चेहरे पर अभी अभी लौटी नरमी फिर से बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अगले ही पल मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, गायब हुई लड़की वाली कहानी देखी है। मेरी पत्नी तुम्हें इंसानी पुतला बनाकर बोतल में बंद कर सकती है और दक्षिण पूर्व एशिया भेज सकती है। ये सुनकर अंधेरे में खड़ी निंगशी के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हम आफेंग का ये आइडिया अच्छा है, मुझे पसंद आया। अब रास्ते से हटो, मुझे घर जाकर अपनी पत्नी के साथ समय बिताना है। आगे से मेरे सामने मत आना। मुझे नहीं चाहिए कि मेरी पत्नी कोई गलतफहमी पाल ले। और जो भी चीजें मैंने पहले तुम्हें दी थी उन्हें ऐसे समझो जैसे किसी कुत्ते को खिला दी हो। इतना कहकर मैं मुड़ा और जाने लगा, लेकिन जैसे ही पलटा मेरे पूरे शरीर का खून मानो जम गया। हे भगवान, निंगशी यहाँ कब आकर खड़ी हो गई? अब तो गया काम। मैं अभी इतनी देर तक मेई लियांगशिन से बात करता रहा, कहीं उसने गलत मतलब तो नहीं निकाल लिया? सुनो, मैं कसम खाता हूं मेरा इस औरत से अब कोई रिश्ता नहीं है। अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। निंगशी ने कुछ नहीं कहा। वह धीरे धीरे मेई लियांगशिन की ओर बढ़ी। छटाक छटाक 2 जोरदार थप्पड़ों की आवाज पूरे मॉल में गूंज उठी। दफा हो जाओ, आप फेंक से दूर रहना। अगर दोबारा तुम दोनों मेरे सामने दिखे तो समुद्र में फेंक दूंगी ताकि शार्क तुम्हें खा जाए। उसके रौब और जानलेवा दबाव से मेई लियांगशिन और उसकी सहेली की हालत खराब हो गई। दोनों सूजे हुए गाल पकड़कर डर के मारे भाग खड़ी हुई। कचरा साफ करने के बाद निंगशी की नजर मेरे हाथ में पकड़े गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी। ये उस औरत के लिए खरीदा है? मैं तुरंत बोला, नहीं, ये मेई लियांगशिन के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। माफ करना जान, अभी मेरी हैसियत इतनी ही है। ये 13,000 युआन मेरी पूरी जमा पूंजी है, लेकिन मैं कसम खाता हूं ये मेरे अपने कमाए हुए पैसों से खरीदा गया है। पूरे दिल से तुम्हारे लिए चुना है। महंगी ना होने वाली उस साधारण सी कंगन को देखकर निंगशी की सारी ठंडी और डरावनी आभा पल भर में पिघल गई। उसने मन ही मन सोचा, आप फेंक ने अपनी पूरी जमा पूंजी मेरे लिए खर्च कर दी। उसकी आंखों में पहले कभी न दिखी ऐसी कोमलता उतर आई। उसने धीरे से अपनी गोरी चमकती हुई कलाई मेरी ओर बढ़ाई। मेरे हाथ में पहना दो। मैंने बहुत सावधानी से वह साधारण सा कंगन उसकी चमकती कलाई में पहना दिया। फिर निंगशी ने आदेश दिया, लियूमेंग, इस पूरे शॉपिंग प्लाजा का मालिकाना हक आफेंग के नाम कर दो। यही तो अमीर लोगों की खुशी होती है। मैं मना करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। आखिर उसके ड्रेसिंग रूम में पड़े पहाड़ जैसे खजाने हर पल याद दिलाते थे कि अगर निंगशी को ठुकराया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। निंगशी मुस्कुराई, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। उसकी आंखों से अब सारी हत्या वाली ठंडक गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक शर्मीली मासूम लड़की जैसी मिठास आ गई। वह धीरे से बोली, फेंक, मुझे किस करो। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया। अनायास चारों ओर देखा, सब लोग कहाँ गए। उसी पल फू अंकल, बॉडीगार्ड, असिस्टेंट, यहाँ तक कि दुकान के कर्मचारी भी जैसे हवा में गायब हो चुके थे। अब हिचकिचाने की कोई वजह नहीं थी। मैंने झुककर उसे चूम लिया। निंगशी ने मुझे कसकर बाहों में भर लिया, जैसे मुझे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लेना चाहती हो। काफी देर बाद उसने धुंधली, प्यार भरी नजरों से मुझे देखा और धीमी आवाज में फुसफुसाई, फेंक, मुझे तुम चाहिए। पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करें। वीडियो को लाइक 10,000 हो जाएगा तो पार्ट 2 लेकर आऊंगा। और वीडियो को हाइड करें और ज्यादा शेयर करें।